हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आत्मनिर्भर संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। और देखिए दोस्तों, हम राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे कल। और भौतिक प्रदेशों की मैंने आपको कल सामान्य सी जानकारी बताई थी। और हमने भौतिक प्रदेश का जो हमारा जो पहला जो पार्ट था वो था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि थार का मरुस्थल। उसके बारे में भी हमने सामान्य सी जानकारी के बारे में बात की थी। और लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था, मैंने हेडिंग डलाई थी आपको बालू का स्तूपों के प्रकार। तो आज हम बात करेंगे बालू का स्तूपों के प्रकारों की। तो पहले तो मुझे आप भौतिक प्रदेशों की सामान्य सी जानकारी के बारे में बता दो। तो सुनो, उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। कौन कौन से? मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती। अगर इनके क्षेत्रफल की बात करें तो मरुस्थल में क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 61.11% जो क्षेत्रफल घेरता है वो घेरता है हमारे मरुस्थल। 9% अरावली, 23% मैदान और 6.89 हाड़ौती। अगर इनमें जनसंख्या की बात करें तो मरुस्थल में 40% जनसंख्या, अरावली में 10%, मैदान में 39% और हाड़ौती में 11% जनसंख्या निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है हमारा मैदान, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है वो है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्योंकि वहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या कम है, इसलिए वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है। और यहाँ अगर हमारे मैदानी भाग को अगर देखें तो क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। और हमने जिलों की बात की थी कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें 12 जिले आते हैं, और अरावली वाले भाग में 13 जिले, मुख्य रूप से 7 जिले आते हैं। और जो हमारा जो मैदानी भाग है इसमें 10 जिले आते हैं, और जो हाड़ौती वाला जो भाग है इसमें 7 जिले आते हैं दोस्तों। हमने मिट्टी की भी बात की थी, जलवायु की भी बात की थी। अगर मिट्टी की बात करें तो इधर बुलई रेतीली मिट्टी, फिर पर्वतीय या वन्य मिट्टी, फिर मैदानी प्रदेश में अगर देखें तो हम जलोढ़ मिट्टी, कच्छारी या दोमट मिट्टी कह सकते हैं। हाड़ौती प्रदेश वाले में काली मिट्टी, रेंगुड़ मिट्टी या रेंगुर मिट्टी। इधर जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। कल वाली क्लास में मैंने इन सब के बारे में बताया था दोस्तों। और हमने फिर हेडिंग डाली थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हमने निर्माण की बात की थी कि इसका निर्माण कब हुआ, टर्शियरी काल में या प्लेस्टोसीन काल में। फिर हमने इसके विस्तार की बात की कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका विस्तार, लंबाई की विस्तार में हमने तीन चीजें देखी थी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई तो है 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर और ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर और ऊंचाई 200 से 300 मीटर, या औसत एवरेज कह सकते हैं हम 250 मीटर। फिर हमने मरुस्थल के ढाल के बारे में देखा। जिस तरफ पानी देखिए दोस्तों, लूनी नदी का पानी है तो वो उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर जाता है, तो यानी कि उसका ढाल इस तरफ भी तो है मरुस्थल का। जो लूनी नदी है हमारे मरुस्थल में बहती है, हम मरुस्थल की गंगा कहते हैं। जो लूनी नदी का जो उद्गम होता है हमारे अजमेर से होता है, अजमेर के नागपाट से, और वो कच्छ के रण तक जाती है। तो उसका जो पानी है वो ऊपर की तरफ तो नहीं जाता ना, कच्छ के रण नीचे की तरफ आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मरुस्थल का ढाल है वो है हमारे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। फिर हमने बात की थी कि मरुस्थल के अध्ययन के बारे में बात की थी। मरुस्थल के अध्ययन को 2 भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल यानी जहाँ 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो शुष्क मरुस्थल है, और अर्ध शुष्क मरुस्थल जहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल है दोस्तों। और फिर मैंने नोट में लिखाया था आपको कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क एवं अर्ध शुष्क, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क। फिर हमने शुष्क मरुस्थल का पोस्टमार्टम किया था कि शुष्क जो मरुस्थल है इसको अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है, बालू का युक्त प्रदेश
बालू का मुक्त प्रदेश और बालू का युक्त प्रदेश। बालू का मुक्त प्रदेश यानी कि जहाँ पथरीला मरुस्थल है वो तो है 41.5%, और बालू का युक्त प्रदेश वो है हमारे 58.5%। जहाँ रेत के टीले हैं वो है बालू का युक्त प्रदेश, यानी जहाँ बालू के टीले हैं जिन्हें हम बालू का स्तूप कहते हैं। बालू का स्तूप कहते हैं किसे हैं दोस्तों? जब पवनों के द्वारा मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपण या जमा करना और फिर उससे जो आकृति बनती है उसे हम कहते हैं बालू का स्तूप। और सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है वो जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। और सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं वो हमारे को जोधपुर में देखने को मिलते हैं। तो आज आप हेडिंग डालिए बालू का स्तूपों के प्रकार। आज हम बात करेंगे बालू का स्तूपों के प्रकारों के बारे में। तो हेडिंग डालो बालू का स्तूपों के प्रकार। बालू का स्तूपों के प्रकार। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रकार है बालू का स्तूपों का जो पहला प्रकार है वो है हमारा बरखान। बरखान जो बालू का स्तूप है दोस्तों, आप साथ साथ में नोट्स बना लेना। बरखान जो बालू का स्तूप है ये पवनों की दिशा में, ये पवन है, ये पवनों की दिशा में अर्धचंद्राकार आकृति में, यानी कि अर्धचंद्राकार पवनों की दिशा में अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान बालू का स्तूप पहला प्रकार है बालू का स्तूपों का बरखान। तो बरखान कहते किसे हैं? पवनों की दिशा में अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें बरखान कहा जाता है। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं हमारे को कहाँ देखने को मिलते हैं? सर्वाधिक शेखावाटी में। और शेखावाटी में भी सर्वाधिक कहाँ पर? चूरू में। सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलते हैं? सर्वाधिक देखने को मिलते हैं हमारे को शेखावाटी। शेखावाटी में भी कहाँ पर? चूरू। और देखिए दोस्तों, जो बरखाना बालू का स्तूप की एक विशेषता है, यह सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। इसका मतलब यह मरुस्थल का मार्च का मतलब क्या होता है? मरुस्थल का आगे बढ़ना। उसमें अगर मरुस्थल को आगे बढ़ाने या मरुस्थल के विस्तार में इसका सर्वाधिक योगदान है दोस्तों, क्योंकि बरखाना जो बालू का स्तूप है सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। तो जब हम अलग से पढ़ेंगे कि मरुस्थल का मार्च क्या होता है तो उस समय मैं आपको लिखाऊंगा कि मरुस्थल का जो मार्च है, मरुस्थल का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ रहा है और सर्वाधिक किस राज्य की ओर बढ़ रहा है और कौन से बालू का स्तूप की वजह से बढ़ रहा है, और मैं उस समय आपको उस जगह लिखाऊंगा दोस्तों ये। और वो बरखाना बालू का स्तूप की वजह से ही मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक विस्तार बरखाना बालू का स्तूप की वजह से ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। अब अगला जो बालू का स्तूप का जो प्रकार है, दूसरा प्रकार लिखो आप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। दूसरा प्रकार लिखना आप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखिए दोस्तों, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप यह पवनों की दिशा में, यह है पवन, यह पवनों की दिशा में समकोण पर बनते हैं। पवनों की दिशा में समकोण, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा में समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। पवनों, और यह सर्वाधिक हमारे को देखने को मिलते हैं बाड़मेर और जोधपुर में। बाड़मेर और जोधपुर में।
अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पवनों की दिशा में समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। और ये सर्वाधिक हमारे को बाड़मेर और जोधपुर में देखने को मिलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट लगा के लिखो आप, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य या इसे हम कह सकते हैं रेखीय। अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप, यह पवनों की दिशा में, यह पवनों की दिशा में समानांतर, पवनों की दिशा में समानांतर देखिए दोस्तों, अनुदैर्ध्य रेखीय बालू का स्तूप किसे कहते हैं? जो पवनों की दिशा में, पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। और यह हमारे को सर्वाधिक जैसलमेर जिले में देखने को मिलते हैं। आपको पूछ ले कि अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जैसलमेर में। और ये पवनों की दिशा में समानांतर पर बनते हैं। और जो अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो पवनों की दिशा में समकोण पर बनते हैं। इन दोनों का ध्यान रखना दोस्तों। जैसलमेर। अब चौथा प्रकार लिखो आप बालू का स्तूप का, तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का, देखिए दोस्तों, तारानुमा बालू का स्तूप कब बनता है? यानी कि जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है जहां पथरीला मरुस्थल होता है दोस्तों, जहां पथरीला मरुस्थल होता है और कभी कभी हवाएं अनियमित रूप से यानी कि चारों दिशाओं से चलना प्रारंभ कर देती है। कभी इधर से चलती है, कभी इधर से चलती है, कभी इधर से चलती है और कभी इधर से चलती है, यानी कि चारों तरफ से। तो जो पथरीला जो मरुस्थल होता है उसके चारों ओर जो मिट्टी आकर जो जमा होती है और वहाँ एक तारानुमा जो आकृति बनती है उसे कहते हैं हम तारानुमा बालू का स्तूप। और ये हमारे को सर्वाधिक देखने को मिलते हैं जैसलमेर और उसके बाद में हमारे को सूरतगढ़ गंगानगर में। सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं? जैसलमेर और सेकंड नंबर पर सूरतगढ़। सूरतगढ़ हमारे गंगानगर में पड़ता है दोस्तों। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हो तारानुमा बालू का स्तूप की, हम्मादा, हम्मादा यानी पथरीला मरुस्थल, हम्मादा के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूपों को, हम्मादा के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूपों को तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं दोस्तों। और ये हमारे को सर्वाधिक जैसलमेर और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में देखने को मिलता है। अगला जो पांचवा जो बालू का स्तूप का प्रकार लिखो दोस्तों आप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप? पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप। देखिए दोस्तों, ये जो बालू का स्तूप है, जो बरखाना जो बालू का स्तूप देखा हमने, उसके विपरीत दिशा में बनता है। और हम कह सकते हैं कि महिलाओं की जो हेयर पिन नहीं होती क्या, बालों में लगने वाली हेयर पिन, उसकी आकृति के समान बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं वो कहलाते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। देखिए दोस्तों, बरखाना बालू का स्तूप हमने ये देखा था। बरखाना बालू का स्तूप पवनों की दिशा में अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले जो बालू का स्तूप थे वो थे बरखाना बालू का स्तूप। जो पैराबोलिक जो बालू का स्तूप हैं वो इस प्रकार बनते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि बरखाना बालू का स्तूप के विपरीत दिशा में जो बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं उन्हें पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। और या इनको महिलाओं के, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे लगता है दोस्तों जैसे महिलाओं के जो बालों में जो हेयर पिन होती है उसी के समान लगता है, तो जो पैराबोलिक बालू का स्तूप। और ये राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलता है दोस्तों। पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सभी स्थानों पर पाया जाता है वैसे देखा जाए तो। अब अगला जो स्तूप लिखो वो लिखो आप, छठा पॉइंट, सीप बालू का स्तूप।
सीप, सीप किसे कहते हैं? सीप जो बालू का स्तूप है दोस्तों, जब बरखाना बालू का स्तूप का निर्माण होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारा जो बरखाना बालू का स्तूप है, बरखाना बालू का स्तूप है, जब बरखाना बालू का स्तूप का निर्माण होता है तो पवन चलती है ऐसे। जब पवनों की थोड़ी सी दिशा चेंज हो जाती है, मान लीजिए पवनें ऐसे चलने लग गई, तो जो ये बालू का स्तूप है ये मुड़कर ऐसे हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा सीप बालू का स्तूप। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो हम इस सीप की डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं कि बरखान बालू का स्तूप का निर्माण होते समय, बरखान बालू का स्तूप का निर्माण होते समय पवन की दिशा में परिवर्तन होने से, पवन की दिशा में परिवर्तन होने से बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे सीप कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब जो हमारा जो अगला जो पॉइंट है, जो अगला जो प्रकार है सातवां, वो है स्कर्ब का पीस। स्कर्ब का पीस, स्कर्ब का पीस, स्कर्ब का पीस, या इसे हम कह सकते हैं सर्ब का पीस, सर्ब का पीस। स्कर्ब का पीस, जो अगला जो हमारा जो बालू का स्तूप का जो प्रकार है वो है स्कर्ब का पीस। स्कर्ब का जो पीस है वो बालू का स्तूप हमारे को कहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, मरुस्थल में, मरुस्थल में झाड़ियों के किनारे, मरुस्थल में झाड़ियों के किनारे बनने वाले छोटे छोटे जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्कर्ब का पीस। स्कर्ब का पीस की आप डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हो कि मरुस्थल में झाड़ियों के किनारे बनने वाले छोटे जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें स्कर्ब का पीस कहा जाता है दोस्तों। और ये हमारे को सर्वाधिक जैसलमेर में देखने को मिलते हैं, जैसलमेर में सर्वाधिक। और आप अगला पॉइंट लगा के लिख सकते हो नेखबा, नेखबा बालू का स्तूप। एक होता है हमारे नेखबा बालू का स्तूप, इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार लिख सकते हो कि मरुस्थल में झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप, मरुस्थल में झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूपों को नेखबा कहा जाता है दोस्तों। लगभग हमने बालू का स्तूपों के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। और आप नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखना दोस्तों, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। बरखान जो बालू का स्तूप है, बरखान जो बालू का स्तूप है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के समान है दोस्तों। आपको पूछे कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के समान बनने वाला बालू का स्तूप, तो आपको बताना है बरखान के समान। इसी प्रकार सीप, सीप जो बालू का स्तूप है वो अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप के समान है। और ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। बरखाना बालू का स्तूप अनुप्रस्थ के समान है और सीप जो बालू का स्तूप है वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप के समान है। अब आप हेडिंग डालिए, हमारा जो शुष्क मरुस्थल है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आप अगला हेडिंग डालिए अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखिए दोस्तों, अर्ध शुष्क मरुस्थल छोटा सा है, कोई उतनी ज्यादा कोई खास बातें नहीं है उसमें। फिर बाद में हम बात करेंगे मरुस्थल के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों।
शुष्क मरुस्थल हो गया। जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको हमने दो भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब हेडिंग डालिए अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसकी डेफिनेशन लिखो। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इस प्रकार बताया, मैप के हिसाब से मान लीजिए ये हमारा जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। और ये इस प्रकार से इधर हमारे अरावली वाला पोर्शन आ जाता है। देखिए दोस्तों, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको हमने दो भागों में बांटा। जो हमारी जो 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा थी वो मरुस्थल को दो भागों में, पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा, अर्ध शुष्क मरुस्थल एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ 0 से 25 सेंटीमीटर जो वर्षा वाला जो भौतिक प्रदेश है उसे तो हमने नाम दिया था शुष्क मरुस्थल। ये तो हमारा शुष्क मरुस्थल है। और ये वाला जो भाग है 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो सेक्टर है उसे हमने नाम दिया अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। और इधर आ गई हमारी अरावली। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले, या हम इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं, लिखो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र या शुष्क और अरावली के मध्य वाला जो प्रदेश है उसे हम अर्ध शुष्क मरुस्थल कह सकते हैं दोस्तों। 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या शुष्क एवं अरावली के मध्य का जो भौतिक भाग है उसे अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। लिख लिया आपने डेफिनेशन। अब देखिए दोस्तों, अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल को आप ऐसे लिखो, अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है। इधर तो हो गया हमारे यह तो हो गया हमारा शुष्क मरुस्थल दोस्तों। कौन सा मरुस्थल? शुष्क मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। और ये वाला जो पोर्शन है ये अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला है। अब अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है इसको हम 4 भागों में बांटते हैं दोस्तों। अर्ध शुष्क मरुस्थल को हमने 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग तो हमारा हो गया, ये तो हो गया हमारा गगगर बेसिन। अर्ध शुष्क मरुस्थल को हमने 4 भागों में बांट दिया। पहला तो है हमारा गगगर बेसिन, गगगर बेसिन। दूसरा आ गया हमारा शेखावाटी, शेखावाटी। अंतःप्रवाह बेसिन, अंतःप्रवाह। तीसरा आ गया हमारा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा आ गया हमारा लोनी बेसिन, लोनी बेसिन, या इसे हम कहते हैं गोडवाड़ बेसिन। तो देखिए दोस्तों, अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांट दिया हमने। इधर हमारे जो अरावली वाला पोर्शन आ गया, ये जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये तो हो गया हमारा शुष्क मरुस्थल, और ये हो गया हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा हो गया हमारा शेखावाटी वाला, और तीसरा हो गया हमारे नागौरी उच्च भूमि, और चौथा हो गया हमारा लोनी बेसिन। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं, हम पहले का पोस्टमार्टम करें तो जो गगगर बेसिन है इसका विस्तार है हमारे इसका जो विस्तार है वो है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? विस्तार। इसका जो विस्तार है
इसका विस्तार है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। और यहाँ चिकनी और भुलई मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, जिसे हम बग्गी या काठी कहते हैं। जो गग्गर बेसिन है, चिकनी मिट्टी, भुलई चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम बग्गी या काठी कहते हैं। और जो ये प्रदेश है गग्गर बेसिन वाला, इसको हम अन्न का कटोरा भी कह सकते हैं दोस्तों। और यहाँ सर्वाधिक फल होते हैं, जैसे माल्टा, मौसमी, किन्नू, और वो श्री गंगानगर में होते हैं। तो फलों वाला बेसिन भी कह सकते हैं। सर्वाधिक अन्न भंडार, यहाँ पर सर्वाधिक जो अन्न है, गेहूं की पैदावार गंगानगर में होती है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि जो अन्न भंडार वाला जो बेसिन है वो गग्गर बेसिन है। अब अगर हम बात करें शेखावाटी बेसिन, तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है दोस्तों, वो हमारे को देखने को मिलते हैं शेखावाटी बेसिन में। एक तो हमारे को देखने को मिलता है जोहड़। जोहड़ किसे कहते हैं दोस्तों? जोहड़ आप इधर लिख सकते हो, शेखावाटी बेसिन में जोहड़। शेखावाटी क्षेत्र में बनने वाले कच्चे कुओं को, शेखावाटी में जो कच्चे कुएं होते हैं ना दोस्तों, उन्हें जोहड़ कहा जाता है। एक हमारे को इधर देखने को मिलते हैं सर। सर किसे कहते हैं? मानसून के दौरान बनने वाले तालाबों को सर कहा जाता है। एक हमारे को शेखावाटी बेसिन में देखने को मिलता है बीड़। चरागा भूमि को बीड़ कहा जाता है, और ये हमारे को झुंझुनू में देखने को मिलता है। एक हमारे इधर है तोहरावाटी। तोहरावाटी कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को तोहरावाटी कहा जाता है। इस प्रकार हम शेखावाटी जो बेसिन है, इस प्रकार हम शेखावाटी में इतनी सारी बातें बता सकते हैं दोस्तों। फिर आ गया हमारा, ये तो अरावली आ गई, यह आ गया हमारा नागौरी उच्च भूमि। इसमें हमारे अजमेर और नागौर आता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक जलपट्टी पाई जाती है, ये जो है नागौरी उच्च भूमि। पहले तो हम इसमें कह सकते हैं कि नागौरी उच्च भूमि जो प्रदेश है, इसमें खारे पानी की झीलों के अवशेष मिलते हैं। अगर खारी पानी की झीलें हमारे को कौन से बेसिन में देखने को मिलती है, तो वो हमारे को देखने को मिलती है नागौरी उच्च भूमि में। और हम कह सकते हैं कि यहाँ एक जल पट्टी पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं, उस जल पट्टी में क्या दोस्तों, फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। फ्लोराइड से लोगों में टेढ़ापन हो जाता है, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि नागौरी जो उच्च भूमि है, वहां पर एक बांका पट्टी या कोबड़ पट्टी भी कह सकते हैं इस प्रदेश को। बांका पट्टी, बांका पट्टी या कोबड़ पट्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों। फ्लोराइड, अजमेर और नागौर के बीच में एक जलपट्टी है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो यहाँ के लोगों में कुबड़पन आ जाता है। यहाँ के लोग टेढ़े बांके ऐसे चलने लग जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक है। तो इसे हम बांका पट्टी या इसे हम कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। और इस प्रदेश में हमारे को सर्वाधिक खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है। फिर हम पोस्टमार्टम करते हैं इस लोनी बेसिन का। अगर लोनी बेसिन की बात की जाए तो लोनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है दोस्तों। लोनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। और इसमें जो मुख्य रूप से जो जिले सम्मिलित हैं वो हमारे यहाँ पाली, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। देखिए दोस्तों, बाड़मेर और जालौर की एक विशेषता भी है इसमें। बाड़मेर में जो लोनी नदी है, पहले मैं जालौर की बात कर, जालौर में जो लोनी नदी है वो नहर यानी रन का निर्माण करती है दोस्तों। मैं आगे बता दूंगा कि रन क्या होता है। वो जालौर में नहर रन का निर्माण करती है। और बाड़मेर में हम कह सकते हैं कि लवणीय पादप, बाड़मेर में लवणीय पादप देखने को मिलते हैं हमारे को, लवणीय पादप। तो जब बालोतरा बाड़मेर में, जब बालोतरा में बाढ़ आती है दोस्तों, देखिए दोस्तों, लोनी नदी का जो पानी है वो बालोतरा बाड़मेर के आगे खारा हो जाता है। तो हम लोनी नदी को आधी मिट्टी और आधी खारी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों है? वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों बाड़मेर में लवणीय पादप, बाड़मेर में हमारे को लवणीय पादप देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल, ज्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। और अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम बांगर प्रदेश भी कह सकते हैं दोस्तों। अब आप हेडिंग डालिए,
अब आप हेडिंग डालो मरुस्थल के महत्वपूर्ण बिंदु। कल देखिए दोस्तों, कल में आपका जो हमारा जो मरुस्थलीय जो प्रदेश है ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम जो हमारा जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो भौतिक प्रदेश है अरावली, अरावली में से तो आप कौन सा भी एग्जाम दो, 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्के ही बनते हैं दोस्तों। तो फिर हम अरावली में तो बहुत पहाड़ियाँ, दर्रे, पठार, ऊंची चोटियाँ, इन सब की बात करेंगे दोस्तों डिटेल से। तो अब आप हेडिंग डालिए मरुस्थल के महत्वपूर्ण बिंदु। मरुस्थल के महत्वपूर्ण बिंदु, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। मरुस्थल के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें आप पहला ही पॉइंट लगा लो पलाया। पलाया, या इसे हम कह सकते हैं खड़ीन, या इसे हम कह सकते हैं ढांड झील। पलाया झील, खड़ीन झील और ढांड झील, तीनों नाम से जान सकते हैं दोस्तों हम इसे। कहते किसे हैं? देखिए दोस्तों, हमारा जो मरुस्थल है, हमारे जो मरुस्थल में हमारे जो मरुस्थल के अंदर जब वर्षा के समय, जब वर्षा होती है तो उस समय 2 बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है दोस्तों। 2 बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है और वहाँ अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। अस्थायी झीलों का, कौन सी झीलों का? अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं खड़ीन या पलाया झीलें। और ये जो झीलें हैं हमारे को जैसलमेर में देखने को मिलती है दोस्तों। जैसलमेर में, कहाँ देखने को मिलती है? जैसलमेर में। जैसलमेर में देखने को मिलती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मरुस्थल में 2 बालू का स्तूपों के मध्य जब वर्षा का पानी जब एकत्रित हो जाता है तो अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं पलाया, खड़ीन या डांड झील। जब इस झील में वर्षा के समय जब इन झीलों में पानी इकट्ठा होता है और बाद में जब इनमें जब पानी सोख जाता है तो यहाँ पपड़ी आ जाती है दोस्तों। जब वर्षा का पानी कुछ टाइम तक तो इनमें भरा रहता है और बाद में धीरे धीरे जैसे ही मानसून का समय जाता है और यहाँ वर्षा का जो पानी एकत्रित हुआ था वो सूख के यहाँ पर पपड़ी आ जाती है दोस्तों। फिर यहाँ क्या होता है दोस्तों, जो पालीवाल जो ब्राह्मण होते हैं, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पर कृषि की जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा यहाँ कृषि की जाती है, उसे खड़ीन कहा जाता है दोस्तों। पालीवाल ब्राह्मण द्वारा यहाँ जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन कृषि। देखिए दोस्तों, रबी के समय तो यहाँ पर वर्षा होती है। जब जैसे ही ये पानी सोखता है तो उस समय हमारा जो टाइम आता है वो रबी की फसलों का आता है दोस्तों। उस समय जब पानी सोखने के बाद हम रबी की फसलें करते हैं, तो जो खड़ीन जो कृषि है वो एक तरह की रबी की कृषि कह सकते हैं हम, रबी की फसलों के लिए। तो यहाँ पर जो फसलें की जाती है खड़ीन कृषि में, गेहूं, चना और सरसों। गेहूं, चना और सरसों। तो आपको पूछ ले कि जो खड़ीन कृषि है वो किन फसलों के लिए लाभदायक है, तो वो हम कह सकते हैं कि रबी की फसलों के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए गेहूं, चना और सरसों। देखिए दोस्तों, जो मरुस्थल के जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रकार के हम 10-12 हमारे पॉइंट है, 10-12 पॉइंट है। अब अगला पॉइंट लिखो आप, रन या टाट। रन या टाट किसे कहा जाता है?
रन या टाट। देखिए दोस्तों, जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो दलदली जो भूमि होती है, लवणीय जो भूमि होती है, उसे हम रन या टाट कहते हैं। लिख लो दोस्तों आप, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में दलदली या लवणीय भूमि को रन या टाट कहा जाता है। और सर्वाधिक रन हमारे को जैसलमेर में देखने को मिलते हैं दोस्तों। जो सर्वाधिक जो रन है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे को जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रमुख रनों की। अब हम बात करते हैं प्रमुख रनों की। तो ये मान लीजिए कि हमारा ये राजस्थान का मैप है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारे को देखने को है चूरू। चूरू में कौन कौन से रन है? जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर और बाड़मेर। देखिए दोस्तों, चूरू, चूरू में हमारे को जो रन देखने को मिलते हैं वो है ताल छापर, ताल छापर, ताल छापर और परिहार। ताल छापर और परिहार जो रन देखने को मिलते हैं वो हमारे को देखने को मिलते हैं चूरू के अंदर। अगर मैं जोधपुर की बात करूं तो फलोदी, फलोदी एक प्रमुख रन है जो ये हमारे को जोधपुर में देखने को मिलता है। और एक बाप, बाप, बाप ये भी एक प्रमुख रन है जो हमारे को जोधपुर में देखने को मिलता है। अगर मैं जैसलमेर की बात करूं तो हमारे को यहाँ पर एक तो हमारा जो प्रमुख रन है वो है भाकरी, एक है पोकरण, भाकरी, पोकरण। एक बाड़मेर का जो प्रमुख रन है वो है थोब। अब देखिए दोस्तों, जो प्रमुख जो रन है, चूरू में तो है ताल छापर और परिहारा, जोधपुर में फलोदी और बाप, जैसलमेर में भाकरी और पोकरण और बाड़मेर में है थोब। और देखिए दोस्तों, जो हमारा जो पोकरण है, यहाँ पर एक परमाणु भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों 1974 और 1998 में दोस्तों, 1974 और 1998 में। देखिए दोस्तों, यहां से कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बन नहीं जाता है कि ताल छापर और परिहारा जो रन है वो कहाँ पर है। तो आपको बताना है चूरू, फलोदी जो प्रमुख रन है वो जोधपुर का है, बाप भी जोधपुर का है, थोप प्रमुख रन हमारे बाड़मेर का है, भाकरी और पोखरण जैसलमेर के प्रमुख रन है। यहाँ पर परमाणु परीक्षण भी किया गया था पोखरण जैसलमेर में 1974 18 मई 1974 में एक तो, और दूसरा 11 व 13 मई 1998 में दोस्तों। तो अब जो हमारे जो प्रमुख जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे हम बात करेंगे जल पट्टी की, जो पोखरण से जो मोहनगढ़ तक है, और हमारे कम से कम मैं 10 या 12 जो पॉइंट लिखवाऊंगा दोस्तों अभी। तो जो आज तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कल हमारा जो ये महत्वपूर्ण बिंदु वाला टॉपिक समाप्त, जैसे समाप्त होगा तो हमारा जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो समाप्त हो जाएगा, और फिर हम बात करेंगे अरावली प्रदेश की दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।